दोस्तों, हम आजकल हार जीत, सक्सेस फेलियर, विनर लूजर के टैग्स में इतने ज़्यादा उलझ गए हैं कि ज़िंदगी जीना ही भूल गए हैं। ज़िंदगी में अगर कुछ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो है खुद ज़िंदगी। यह फिल्म हमारे समाज की खामियों को उजागर करती है। कैसे हम सब सिर्फ सफलता के पीछे भागते हैं। हम में से कोई भी असफल नहीं होना चाहता। हमारे समाज में फेलियर टैग को लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते और हमें हीन भाव से देखना शुरू कर देते हैं। आजकल के स्टूडेंट्स पर एग्जाम और करियर का इतना दबाव बढ़ गया है कि वो एक खुशहाल जिंदगी जीना और अच्छी यादें बनाना ही भूल गए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक। आप सभी का आपके फेवरेट मूवी रिकैप चैनल सिनेमा कैफे में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अनिरुद्ध उर्फ अन्नी पाठक एक डिवोर्स्ड मिडिल एज्ड इंसान है जो अपने टीनेजर बेटे राघव पाठक, एक एस्पायरिंग इंजीनियर के साथ रहता है, जो आईआईटी में दाखिला लेने की उम्मीद में अपने एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स की प्रतीक्षा कर रहा है। एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट से एक दिन पहले अन्नी राघव को एक शैंपेन का बोतल उपहार में देता है और उससे वादा करता है कि दोनों बाप बेटे उसकी सफलता का जश्न एक साथ मनाएंगे। इस बात से अनजान कि राघव अन्नी के इस हरकत से कितने दबाव में आ रहा है। शैंपेन की बोतल राघव की चिंताओं को और बढ़ा देती है। अगर उसका एंट्रेंस में नहीं होता है तो फिर क्या होगा। अगले दिन अपने दोस्त के अपार्टमेंट में कंप्यूटर में रिजल्ट्स चेक करते समय राघव को पता चलता है कि उसका आईआईटी जेईई एंट्रेंस एग्जाम में नहीं हुआ है और लूजर कहे जाने के डर से वो जानबूझकर आत्महत्या करने के लिए बालकनी से फिसल जाता है, लेकिन किसी तरह बच जाता है। मगर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स और ब्रेन डैमेज के साथ उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। अन्नी अस्पताल पहुंचता है जहां वह अपनी पूर्व पत्नी माया पाठक को दिलासा देने की कोशिश करता है। माया अन्नी पर आरोप लगाती है कि उसने यही नहीं देखा कि राघव कितने दबाव में था। डॉक्टर कसबेकर माया और अन्नी को बताते हैं कि राघव की हालत धीरे धीरे बिगड़ रही है क्योंकि राघव में जीने की इच्छा ही नहीं है। यह महसूस करते हुए कि उसका बेटा लूजर कहलाने से डर रहा है, अन्नी, जिसे उसके कॉलेज के दिनों की तस्वीरें मिलती हैं, राघव में जिंदगी जीने की आशा जगाने की कोशिश में कॉलेज में अपने समय की कहानियां राघव को सुनाना शुरू कर देता है, उसे यह बताने की उम्मीद में कि उसका पिता भी एक समय में लूजर ही था। कहानी फ्लैशबैक में 1992 में चली जाती है जब अन्नी का इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज नेशनल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में पहला दिन था। अन्नी को हॉस्टल 4 उर्फ H4 में एक कमरा अलॉट कर दिया जाता है जो कि लूजर्स टैग वाले स्टूडेंट्स का हॉस्टल होने के लिए फेमस होता है। H4 के रहने वालों को बहुत सारे कारणों की वजह से लूजर्स के टैग से नवाजा गया होता है। उनमें से एक होता है H4 हॉस्टल के कैंटीन का सड़ा हुआ खाना। असंतुष्ट होकर आखिरकार अन्नी अपने हॉस्टल को बदलने के लिए अप्लाई करता है, हालांकि एक क्लर्क उसे बताता है कि उसके एप्लीकेशन में समय लग सकता है। इसी बीच एक सीनियर H4 हॉस्टल का स्टूडेंट गुरमीत सिंह ढिल्लों उर्फ सेक्सा अन्नी से पहली बार मिलता है और उसके साथ अजीब टाइप की बचकानी हरकतें कर उसे रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों जल्द ही गहरे दोस्त बन जाते हैं। अन्नी बताता है कि सेक्सा एक हाइपर सेक्सुअल टाइप का सीनियर था जिसको पोर्नोग्राफी देखने की आदत थी, मगर वैसे वो बहुत ही स्वीट टाइप का फ्रेंडली लड़का था, मदद के लिए हमेशा सबसे आगे। इस समय राघव को मानसिक दौरे पड़ने लगते हैं जिससे अन्नी और माया बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कसबेकर उन्हें बताते हैं कि राघव अब होश में है, हालांकि उसकी हालत अभी भी गंभीर है। जब होश में आकर राघव अन्नी से सेक्सा के बारे में पूछता है कि क्या वाकई में ये कहानी सच्ची है कि नहीं, तो अन्नी को ये पूरी तरह भरोसा हो जाता है कि राघव अब तक अपने आधे बेहोशी की हालत में भी उसकी पूरी कहानी सुन रहा था और उसे बस अपने प्लान को सफल बनाने के लिए सिर्फ सबूत की ज़रूरत है, क्योंकि राघव को लग रहा है कि उसका पिता उसे दिलासा देने के लिए कहानी बना रहा है। तब जाके एक कॉल के जरिए अन्नी सेक्सा का पता लगाता है जो आज के टाइम पे लंदन में एक बड़ी कंपनी में कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा होता है और उसे अपने साथ हुए इस भयंकर ट्रेजेडी के बारे में इन्फॉर्म करता है। सेक्सा तुरंत अपने सारे मीटिंग्स को कैंसिल करके अन्नी और माया के साथ मिलने मुंबई चला आता है और सेक्सा को देख के राघव सुनी हुई कहानी के जरिए उसे तुरंत पहचान लेता है और तब जाके उसे अन्नी के कहानी के सच होने का यकीन होता है जब सेक्सा कहानी को आगे सुनाता है। सेक्सा बोलता है कि अन्नी अपना H4 हॉस्टल चेंज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो गया था और एक बार कैंटीन में सेक्सा के साथ इसी बात को डिस्कस करते करते अन्नी ने 1992 में माया को पहली बार कैंटीन में ही देखा था। जैसे ही कहानी
वर्तमान में लौटती है, सेक्सा लंच ब्रेक के दौरान अन्नी और माया को बताता है कि कैसे उसे और उसके दोस्त हिमांशु देशमुख उर्फ एसिड को 1992 में सुंदर श्रीवास्तव उर्फ मम्मी नाम के एक फ्रेशर के पापा ने रिक्वेस्ट किया था कि उसके बेटे को वो लोग अच्छे से रैगिंग करें, क्योंकि वो अभी भी बच्चों की तरह हर बात पे मम्मी मम्मी करता है, जिसकी वजह से उसका कॉलेज में नाम मम्मी पड़ा। मम्मी भी अमेरिका से आकर हॉस्पिटल में अपने पुराने दोस्तों अन्नी और सेक्सा से मिलता है। अमेरिका में पिछले 30 सालों से रहने के कारण उसका एक्सेंट भी फिरंगियों की तरह हो गया रहता है। अन्नी और सेक्सा एसिड के भी आने की खबर मम्मी को देते हैं तो मम्मी राघव से कहता है कि एसिड कॉलेज के दिनों में बहुत ही गुस्सैल टाइप का हुआ करता था। अन्नी फिर एसिड के बारे में ये बोलता है कि वो बचपन में स्कूल टॉपर हुआ करता था, मगर कॉलेज में आकर उसे गाली देकर बात करने की और हर बात पे गुस्सा करने की ऐसी आदत लग गई कि उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस कॉलेज में बहुत ख़राब हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि एसिड भी अपने पुराने दोस्तों से मिलने आ जाता है और सब दोस्त मिलके अपने पुराने कॉलेज डेज की मस्ती को याद करते हैं और राघव को फोटो एल्बम दिखाते हुए बोलते हैं कि कैसे उसके पापा मम्मी अन्नी और माया कॉलेज के दिनों में पहली बार मिले थे। इन सब के बीच डॉक्टर कसबेकर बार बार उन्हें सतर्क करते रहते हैं कि राघव को ब्रेन की स्वेलिंग धीरे धीरे बढ़ रही है और उसकी हालत में किसी तरह का कोई भी सुधार के संकेत अभी तक नहीं मिल रहे हैं। इसी बीच 1992 में रघुवीर चलकर उर्फ रैगी नाम के एक सुपर सीनियर से हमें मिलाया जाता है, जो हॉस्टल 3 उर्फ H3 नाम के हॉस्टल में रहता है, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्टल होता है जहां फॉरेन स्टूडेंट्स भी रहते हैं। रैगी अन्नी के स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होने की वजह से उसे H4 से H3 लाने की कोशिश में अन्नी को बुलवाता है और उसे H4 छोड़ के H3 में आ जाने की पेशकश करता है, लेकिन माया के साथ इस बात पर डिस्कस करते समय अन्नी का एकदम से मन बदल जाता है और वो H4 छोड़ के H3 जाने के ऑफर को ठुकरा देता है, जिससे रैगी को बहुत निराशा होती है। रैगी अन्नी को बोलता है कि H4 का एक सुपर सीनियर डेरेक डिसूजा, जो कि एक वर्ल्ड क्लास एथलीट होता है, उसने भी 3 साल पहले इसी रैगी के ऑफर को ठुकराया था और तब से वो H3 में पड़े पड़े सड़ रहा है। डेरेक के बारे में पता चलता है कि वह एक चेन स्मोकर है और जब वह अन्नी के साथ फिर से मिलता है तो 1992 में उनकी पहली मुलाकात का एक सीन सामने आता है, जिसमें डेरेक ये बताता है कि रैगी एक बहुत ही चालाक और बदमाश टाइप का लड़का है, जो बाकी सभी हॉस्टल्स के टैलेंटेड लड़कों को अपने हॉस्टल H3 में ले आता है और GC जीतने का 100% क्रेडिट खुद खाता है। अन्नी को जल्दी पता चलता है कि H4 हॉस्टल के स्टूडेंट्स को सभी लोग लूजर्स भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पिछले बहुत सालों से उन्होंने एक बार भी GC नहीं जीता है। GC यानी जनरल चैंपियनशिप, जो कि कॉलेज का एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है, जहां इंस्टीट्यूट के सभी 10 हॉस्टल्स के स्टूडेंट्स 30 अलग अलग स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और compete करते हैं। ये कंपटीशन 2 महीने से ज़्यादा टाइम तक चलता है। GC में सालों से हारते रहने की वजह से निराश पड़े डेरेक को एक आखिरी बार कंपटीशन में compete करने के लिए अन्नी मना लेता है और दोनों मिल के अपने हॉस्टल के बेस्ट एथलीट्स को खोजने के लिए ट्रायल शुरू कर देते हैं, मगर अधिकतर प्लेयर्स में स्पोर्ट्स का कोई टैलेंट नहीं होता है। अन्नी के घर पर डेरेक, एसिड, सेक्सा और मम्मी सारे दोस्त इकट्ठा बैठे बातचीत कर रहे होते हैं जब अन्नी उनको बोलता है कि डॉक्टर ने बोला है कि राघव की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है और रिपोर्ट्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, इसीलिए वो सब यहाँ रुककर अपना टाइम और ना खराब करें और अपने अपने घर वापस चले जाएं। जब सारे दोस्त बोलते हैं कि वो अन्नी को सपोर्ट देने के लिए लास्ट तक रुकेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तभी माया उन सबको डिनर के लिए बुलाती है। इससे पहले कि वो डिनर टेबल तक जा पाते, अन्नी और लूजर्स के बहुत लंबे टाइम से गायब रहे दोस्त साहिल अवस्थी उर्फ बेवड़ा अन्नी से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। अगले दिन बेवड़ा अपने लूजर दोस्तों की टोली को हॉस्पिटल में ज्वाइन करता है और कहानी वहां से आगे बढ़ती है जब हमें पता चलता है कि बेवड़ा देवदा से प्रभावित H4 का सबसे बड़ा पियक्कड़ होता है, मगर साथ ही साथ कॉलेज का चेस चैंपियन भी। फिर वो याद करते हैं कि GC टूर्नामेंट की शुरुआती मैचेस के दौरान H4 को एक के बाद एक कई सारे अलग अलग स्पोर्ट्स मैचेस में हार का सामना करना पड़ा था, बस मम्मी को छोड़ के, जिसके कैरम में शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत वो कैरम में क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच गए थे। टूर्नामेंट में जीत का जज्बा पैदा करने के लिए सभी 6 लड़के अपने सबसे करीबी चीज़ को सैक्रिफाइस करने का फैसला लेते हैं जब तक कि वो GC जीत नहीं जाते। अन्नी माया से न मिलने का फैसला लेता है।
एसिड टूर्नामेंट जीतने तक गाली ना देने की कसम लेता है, सेक्सा पोर्नोग्राफी से दूर रहने की, मम्मी अपने मम्मी से बात ना करने की, डेरेक सिगरेट ना पीने की और बेवड़ा दारू को टच ना करने की कसम लेता है जब तक कि वो जीसी जीत नहीं जाते। हालांकि ये तरकीब उन पे उल्टी पड़ जाती है जब बेवड़ा की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है, जिससे H4 हॉस्टल के जीसी जीतने की उम्मीदें और कम हो जाती हैं क्योंकि बेवड़ा चेस चैंपियन होता है। हालांकि इसके बाद अन्नी अपना दिमाग लगाता है और कुछ उल्टे सीधे तरीकों के ज़रिए H4 अपने ओपोनेंट्स पे मैच के दौरान प्रेशर बढ़ा के बहुत सारे मैचेस अलग अलग स्पोर्ट्स में एक के बाद एक जीत जाते हैं। एक बार में अपनी जीतों का जश्न मनाते हुए H4 के लड़कों का H3 हॉस्टल के लड़कों के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिससे मम्मी के उंगली में इंजरी आ जाती है, जिसके चलते मम्मी अपना कैरम में सेमीफाइनल मैच हार जाता है। फिर से अन्नी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना 42 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में अपने सबसे दुबले पतले हॉस्टलाइट अभिमन्यु राठौड़ उर्फ डंडा को उतारा जाए, क्योंकि वैसे भी 42 किलोग्राम कैटेगरी में और कोई कम्पीट तो करने वाला है नहीं, तो गोल्ड तो डंडा को ऐसे ही मिल जाएगा। हालांकि डंडा का वेट 44 किलोग्राम होता है, जिससे पार्टिसिपेशन में प्रॉब्लम आने की गुंजाइश आ जाती है, मगर अन्नी और डेरेक के ट्रेनिंग की मदद से डंडा कंपटीशन से ठीक पहले अपना 2 किलोग्राम वेट कम कर लेता है और बहुत हास्यपूर्ण तरीके से एक बहुत ही दुबली पतली लड़की को 42 किलोग्राम कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में हराकर गोल्ड जीत लेता है। इसी बीच बेवड़ा भी रिहैबिलिटेशन सेंटर से हॉस्टल वापस आ जाता है और सब H4 हॉस्टलाइट्स मिलकर खूब खुशी मनाते हैं। लौटने के बाद बेवड़ा, डेरेक और अन्नी के अपने अपने स्पोर्ट्स में शानदार खेल की बदौलत H4 कॉलेज के इतिहास में पहली बार जीसी के फाइनल में पहुंच जाता है, जहां उनका मुकाबला H4 के लड़कों के साथ तय होता है। वर्तमान में डॉक्टर कज़बेकर अन्नी, माया और उनके दोस्तों से राघव को अब छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है ताकि वह अगली सुबह राघव के सर्जिकल ऑपरेशन की तैयारी कर सके, और वह सभी राघव से कहानी के क्लाइमैक्स के लिए इंतज़ार करने का वादा करके वहां से निकल जाते हैं। दोस्तों के अन्नी के घर लौटने के बाद उनके बीच बातचीत शुरू हो जाती है, जब अन्नी बताता है कि उसने शायद राघव को कभी यही नहीं सिखाया कि असफलताओं को कैसे हैंडल किया जाए। माया अन्नी को ये बोल के दिलासा देती है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फादर है, और दोनों इस बात पे रो पड़ते हैं और आपस में दोनों का मेल मिलाप हो जाता है। आधी रात को अन्नी का फ़ोन बज उठता है और डॉक्टर कज़बेकर उन्हें बताते हैं कि राघव को फिर से बहुत भयंकर मानसिक दौरे पड़ने लगे हैं और उनको तुरंत राघव का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अन्नी अपनी कहानी ख़त्म करने के लिए डॉक्टर से 10 मिनट का टाइम मांगता है, जिस पे डॉक्टर अपनी असहमति जताता है, मगर माया के समर्थन के बाद डॉक्टर कज़बेकर 10 मिनट देने के लिए मान जाता है। वो अपनी कहानी फिर से वहीं से शुरू करते हैं जहां पे उन्होंने छोड़ी थी, जब 1992 में एक परेशान रैगी H4 के जीत के टेढ़े तरीकों को जानने के बाद खुद भी कुछ टेढ़ा करने की सोचता है। वो बेवड़ा को शराब की बहुत कीमती बोतल गिफ्ट में देता है और उसके चेस फाइनल मैच से ठीक एक रात पहले, ताकि बेवड़ा लालच में आके शराब से दूर रहने का अपना संयम तोड़ दे, और साथ ही साथ जानबूझकर अपने टीम के साथी की मदद से डेरेक के पैर को घायल कर देता है ताकि वो रेस में ठीक से दौड़ ना पाए। अपने चेस के फाइनल मैच के दौरान ऐसा लग रहा होता है कि बेवड़ा पी के नशे में आया है। ये देख के सेक्सा और अन्नी बहुत परेशान होते हैं, मगर अन्नी को अपने बास्केटबॉल फाइनल मैच के लिए वहां से जाना पड़ता है। चेस मैच शुरू होता है और बेवड़ा का ओपोनेंट बेवड़ा को पिया हुआ सोच के ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ गलतियां कर देता है। जब जाके बेवड़ा ये खुलासा करता है कि वो बिल्कुल नशे में नहीं है और एक शानदार गेम खेल के चेस टूर्नामेंट जीत जाता है। इसके अलावा चोट के बावजूद डेरेक और एसिड भी अपना फाइनल रेस जीत जाते हैं, और बेवड़ा, डेरेक, सेक्सा और एसिड अन्नी का फाइनल मैच देखने दौड़ के बास्केटबॉल कोर्ट पहुंच जाते हैं। बास्केटबॉल फाइनल मैच में H4 और H3 टीम्स का स्कोर लगभग एक होता है और टाइम बस खत्म ही होने वाला रहता है, जब एक आखिरी कोशिश में अन्नी एक 3 पॉइंटर मारने की कोशिश करता है, जो अगर चला गया होता तो H4 फाइनल मैच के साथ साथ जीसी टूर्नामेंट भी जीत गया होता। मगर किस्मत ऐसी निकलती है कि बॉल बास्केट में जाते जाते भी नहीं जाती है और H4 बस 2-3 पॉइंट्स के अंतर से जीसी टूर्नामेंट का फाइनल मैच हार जाता है। वर्तमान में राघव कहानी की एंडिंग सुन के विश्वास नहीं कर पाता और अन्नी से पूछता है क्या इतना करीबी लड़ाई हारने के बाद उस समय उनका आत्महत्या करने का मन नहीं किया था।
राघव के इस सवाल पे अन्नी, डेरेक, मम्मी, एसिड, सेक्सा, बेवड़ा और माया बारी बारी से नहीं में जवाब देते हैं। जैसा कि अन्नी फिर 1992 के फ्लैशबैक में बताता है कि मैच के बाद रैगी ने पहली बार सबके सामने उनको लूजर्स के बजाय चैम्प्स कह के पुकारा था और उनके जज्बे के लिए ताली भी बजाई थी। पूरा बास्केटबॉल कोर्ट H4 के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है और रैगी ने H4 को एक शानदार लड़ाई लड़ने के लिए बधाई भी दी। अन्नी राघव को बोलता है कि उस दिन के बाद से फिर किसी ने H4 हॉस्टल के स्टूडेंट्स को लूजर्स कह के नहीं बुलाया और ये सच्ची बात जान ले कि किसी का रिजल्ट ये तय नहीं करता कि कोई लूजर है या नहीं, बल्कि उसका प्रयास, उसका कोशिश ये तय करते हैं और कोशिश करने वाले कभी लूजर्स हो ही नहीं सकते। अन्नी राघव को बोलता है कि उसने अपने एग्जाम्स के लिए भरपूर कोशिश की थी और आगे भी अपने लाइफ के सारे चैलेंजेस के साथ इसी तरह लड़ता रहे और शुरुआत वो अपने इस ऑपरेशन के साथ करे और लड़के सफल होकर निकल आए। जैसे राघव को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जा रहा होता है, हम देखते हैं कि राघव अन्नी, सेक्सा, डेरेक, मम्मी, एसिड, बेवड़ा और माया को अपने कॉलेज के रूप में इमेजिन करता है जो उसे अपने ऑपरेशन से लड़ने के लिए बेस्ट विशेस दे रहे होते हैं। कहानी पूरे 1 साल फॉरवर्ड हो जाती है जहां हम देखते हैं कि एक पूरी तरह ठीक हो चुका राघव अपने कॉलेज का पहला दिन अटेंड करने जा रहा होता है और अपने दर्शकों से अनुरोध करता है कि वो उससे उसके कॉलेज का नाम ना पूछे और ना ही उसका ऑल इंडिया रैंक पूछे, क्योंकि वो बस संतुष्ट है कि उसे दोबारा जीवन जीने का और उसका भरपूर आनंद लेने का भगवान ने दूसरा मौका दिया है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि राघव जैसे ही अपने नए कॉलेज के कैंपस के अंदर पहुंचता है, एक सीनियर स्टूडेंट आके उससे उल्टे सीधे सवाल करने लगता है, जिससे राघव को हंसी आ जाती है और दूर से वो अन्नी, माया और लूजर्स की पूरी टोली को इमेजिन करके देखता है जो उसे हंस के वापस देखते हैं और कॉलेज लाइफ शुरू होने की बधाई देते हैं। और इसी सीन के साथ दोस्तों फिल्म का दी एंड हो जाता है। दोस्तों ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट थिएट्रिकल रिलीज थी, जिसके बाद 14 जून 2020 को उनका निधन हो जाता है। आशा करता हूं कि आपको फिल्म की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इस मूवी को IMDb ने 8.3 की रैंकिंग दी है। अगर आप लोगों को रिकैप अच्छी लगी तो एक सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज़ की रिकैप वीडियोज़ लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए मूवी और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।